अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों आवाज आ रही है आपको? जी जी सर आ सर। रही है। वालेकुम सलाम। जी। ये लीनियर रेवेन्यू फंक्शन और लीनियर प्रॉफिट फंक्शन हमने कल डिस्कस किए थे, तो हम थोड़ा सा इनको दोबारा रिवाइज करते हैं, फिर आगे मूव करते हैं। लीनियर रेवेन्यू फंक्शन और रेवेन्यू किसको कहते हैं? बचत को कहते हैं। मनी विच फ्लो आउट इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम either selling or providing services is often referred as a revenue। वो मनी जो आपके पास कोई सर्विस को बेचने की या आप सर्विस प्रोवाइड करके आप कमाते हैं, तो उसको रेवेन्यू कंसिडर किया जाता है। टोटल रेवेन्यू इक्वल होता है प्राइस और क्वांटिटी, जितनी भी आपने किसी सर्विस की को सेल किया है उसकी क्वांटिटी, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास टोटल रेवेन्यू आ जाता है। सपोज करें कि फर्म जो आप सेल करते हैं या प्रोडक्ट, पी आई जो है वो प्राइस होती है और एक्स आई क्या है? वो यूनिट्स हैं किसी भी क्वांटिटी के जितने जो आपने सेल किए हैं। तो रेवेन्यू निकालने के लिए आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रेवेन्यू रेवेन्यू काउंट कर लेते हैं। लीनियर प्रॉफिट फंक्शन है। तो प्रॉफिट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन क्या है? डिफरेंस है बिटवीन टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के दरमियान। रेवेन्यू को आर एक्स के साथ डिनोट किया जाता है और टोटल कॉस्ट को सी एक्स के साथ एंड प्रॉफिट को पी के साथ। अगर टोटल रेवेन्यू एक्सीड करता है तो जो प्रॉफिट है वो टोटल कॉस्ट से, अगर रेवेन्यू ज्यादा होता है तो जो प्रॉफिट आएगा उसे पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। अगर प्रॉफिट इज रेफर्ड एज ए नेट गेन और नेट प्रॉफिट, इस केस में जो प्रॉफिट होगा उसे नेट प्रॉफिट भी कहेंगे। And on the other hand, negative profit is referred as net loss or net deficit। नेगेटिव प्रॉफिट को नेट लॉस कहेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है कि फर्म सेल्स सिंगल प्रोडक्ट फॉर $65 per unit। वेरिएबल कॉस्ट per unit are $20 for materials and $27.5 for labor। Annual annual fixed cost are $1 lakh। Construct the profit function stated in terms of x, which is the number of units produced and sold। कोई सिंगल प्रोडक्ट है किसी फर्म की जिसका जो पर यूनिट जो है उसकी कीमत क्या है? $65 है। और जो इसमें वेरिएबल कॉस्ट है मटेरियल के लिए और लेबर के लिए वो डिफरेंट डिफरेंट है। मतलब यहाँ पे दो वेरिएबल यूज होने हैं और तीसरी एनुअल फिक्स्ड है। तो आपने कंस्ट्रक्ट करना है प्रॉफिट फंक्शन। और प्रॉफिट फंक्शन क्या होता है? टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू के दरमियान डिफरेंस होता है। तो आपने यहाँ पर टोटल कॉस्ट करने के लिए क्या करना है? एक वेरिएबल आपके पास $20 वाला है, दूसरा वेरिएबल आपके पास $27.5 वाला है और टोटल फिक्स्ड है $1 लाख। रेवेन्यू कितना है पर यूनिट? 65x है। और आप टोटल कॉस्ट जब ऐड करेंगे तो वो 47.5x प्लस 1 लाख होगी।
अब आपने प्रॉफिट निकालना है तो इनका डिफरेंस फाइंड कर लें। वो आपके पास 17.5 माइनस माइनस 1 लाख होगा। इसके अंदर आगे उसने कंडीशन एक और लगाई है कि हाउ मच प्रॉफिट इज अर्नड। अगर एनुअल सेल आपके पास 22,000 यूनिट्स होगी तो फिर आपके पास प्रॉफिट कितना होगा। आपका जो प्रॉफिट वेरिएबल है, जो प्रॉफिट फंक्शन है, उसमें आपने एक्स की जगह पर 20,000 रिप्लेस कर देना है। तो जो आपका प्रॉफिट होगा वो कितना बनेगा, 2,50,000। नेक्स्ट है स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कहते हैं इस्तेमाल के बाद किसी चीज की वैल्यू का कम हो जाना। When organization purchase an item, usually cost is allocated for the item over the period the item is used। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी आइटम को परचेज करती है तो आमतौर पर उसकी कॉस्ट जो है एलोकेट की जाती है पीरियड के रिस्पेक्ट। मतलब उस चीज की एक वारंटी दी जाती है कि ये आइटम जो है इतने अरसे के लिए यूजेबल होगी। एग्जाम्पल है आपके पास, a company purchases a vehicle costing $20,000 having a useful life for 5 years। अब उसकी जो प्राइस एलोकेट की गई है उसको गारंटी के साथ मैच किया गया है कि ये जो इसकी प्राइस है और इसकी लाइफ इतनी होगी 5 साल तक। देन अकाउंटेंट्स मस्ट माइट एलोकेट $4,000 per year as a cost of owing the vehicle। तो जो अकाउंटेंट है वो इसकी $4,000 जो है कॉस्ट पर ईयर के हवाले से फिक्स एलोकेट करते हैं। द कॉस्ट एलोकेटेड टू एनी गिवन पीरियड इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। जो कीमत किसी पीरियड के लिए एलोकेट की जाती है उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। द वैल्यू ऑफ द ट्रक एट द लिम्प ऑफ परचेज इज $20,000 after 1 year the price will be $20,000 माइनस $4,000 इक्वल होगा $16,000 एंड सो ऑफ फोर्थ। और इसी तरह वो उसकी वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी। इन दिस केस depreciation can also be thought of an amount by which the book value of an asset has decreased over the period of time। डेप्रिसिएशन क्या है, यही कंसिडर किया जाता है कि एसेट की जो अमाउंट होती है वो कम हो जाती है पीरियड ऑफ टाइम के हवाले से। जैसा कि उसकी व्हीकल की जो कॉस्ट है, परचेजिंग कॉस्ट उसकी 20,000 थी,
और उसकी लाइफ टाइम कितनी वारंटी थी, 5 ईयर। तो 1 साल के बाद उसकी $4,000 में से कमी हो गई, तो बाकी कितनी बची, $16,000। और इसी तरह ये कम होती जाती है। द बुक वैल्यू डिक्लाइंस एज ए लीनियर फंक्शन ओवर टाइम। अगर v इक्वल टू बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट एंड t इक्वल टाइम, v अगर किसी भी एसेट की वैल्यू है और टाइम उसमें कितना है, t है, measured from the purchase date of for the previously mentioned trust। और ये मेजर की जाती है परचेजिंग डेट से लेकर। इसका जो हमारे पास फंक्शन बनेगा वो v इज इक्वल टू एफ टी होगा। जो उसकी बुक वैल्यू है वो डिपेंड करती है टाइम के रिस्पेक्टिव। नेक्स्ट है आपके पास लीनियर डिमांड फंक्शन। डिमांड क्या होता है कि जो रिक्वायर्ड हो, जिसकी जरूरत हो किसी की। If demand function is a mathematical relationship expressing the way in which quantity demanded of an atom vary करती है with the price charged for it। डिमांड फंक्शन के अंदर वो क्वांटिटी जिसकी डिमांड की जाती है वो वेरी करती है प्राइस के ऊपर, प्राइस पर जो उसके लिए चार्ज की जाती है। अब रिलेशन इन दो वेरिएबल्स के दरमियान जो है relationship between these two variables, quantity demanded and price per unit, is usually inversely proportional। क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस पर यूनिट के दरमियान जो रिलेशन है वो इनवर्स है। अगर प्राइस कम होगी तो जो रिजल्ट है उसमें डिमांड जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। किसी भी अगर चीज की वैल्यू कम हो, प्राइस कम हो, तो उसकी जो प्राइस है, उसकी जो डिमांड है वो ज्यादा हो जाती है। मोस्ट डिमांड फंक्शंस आर नॉन लीनियर, but there are situations in which demand relationship either is or can be approximated as a linear function। मोस्टली जो डिमांड फंक्शन होते हैं वो नॉन लीनियर होते हैं एंड समटाइम्स उनको लीनियर के तौर पे भी ऑपरेट किया जा सकता है। क्वांटिटी डिमांडेड को क्यू डी के साथ डिनोट किया जाता है और फंक्शन प्राइस पर यूनिट। नेक्स्ट है लीनियर सप्लाई फंक्शन। सप्लाई फंक्शन रिलेट करता है मार्केट प्राइस टू द क्वांटिटीज that supplier are willing to produce or sell। सप्लाई फंक्शन जो है ये मार्केट प्राइस को सप्लायर के साथ रिलेट करता है। सप्लायर क्या करता है, वो विलिंग होता है प्रोड्यूस और सेल, किसी भी क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने और सेल करने के लिए। सप्लाई फंक्शन इंडिकेट दैट व्हाट इज ब्रॉट टू द मार्केट डिपेंड अपॉन द प्राइस द पीपल आर विलिंग टू पे। जो सप्लाई फंक्शन है वो इम्प्लीकेट कर देता है कि मार्केट में पीपल किस चीज के लिए लोग पे करना चाहते हैं या लोगों को किस चीज की जरूरत है। इन कंट्रास्ट टू डिमांड फंक्शन, ये डिमांड फंक्शन के अपोजिट है सप्लाई फंक्शन। क्वांटिटी विच सप्लायर्स आर विलिंग टू सप्लाई, वो मिकदार जो सप्लायर सप्लाई करना चाहता है आमतौर पर वेरी करती है डायरेक्टली विद मार्केट प्राइस के साथ।
सप्लायर जो चीज सप्लाई करना चाहता है उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है मार्केट प्राइस के साथ। अगर मार्केट प्राइस ज्यादा होगी तो सप्लायर क्या करेगा, वो ज्यादा क्वांटिटी जो है प्रोड्यूस भी करेगा और सेल भी करेगा। अगर प्राइस कम होगी तो सप्लायर लेस जो है प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट को सेल करेगा। क्वांटिटी सप्लाइड बराबर है एफ इंटू मार्केट प्राइस। नेक्स्ट है जी ब्रेक इवन मॉडल्स। ब्रेक इवन मॉडल क्या है, ये एक प्लानिंग टूल है विच कैन बी यूजफुल इन मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशंस, जो ऑर्गेनाइजेशंस को मैनेज करने के लिए अप्लाई किया जाता है। वन सिग्निफिकेंट इंडिकेशन, इंडिकेशन मतलब इशारा, ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी is reflected by how much profit is earned। कंपनी की तरफ से अगर कोई प्रॉफिट गेन किया जाता है तो इसको एक सिग्निफिकेंट इंडिकेशन कंसिडर किया जाता है। ब्रेक इवन एनालिसिस होता क्या है? ब्रेक इवन एनालिसिस जो है इसका काम होता है फोकस करना प्रॉफिट पर, किसी भी फर्म के प्रॉफिट के ऊपर या कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके ऊपर फोकस करना। और फोकस करके क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है लेवल ऑफ आउटपुट को, कि कितना आउटपुट मिल रहा है दैट वुड रिजल्ट इन अ जीरो प्रॉफिट। लेवल ऑफ ऑपरेशंस और आउटपुट, जो लेवल ऑफ आउटपुट होता है उसे कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन एनालिसिस जो है उसका काम है किसी भी कंपनी का लेवल ऑफ आउटपुट चेक करना, मतलब प्रॉफिट को चेक करना, और लेवल ऑफ आउटपुट को हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, वो रिप्रेजेंट करता है लेवल ऑफ ऑपरेशन एट विच, जिसके ऊपर टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट इक्वल हो जाते हैं। अगर हमने ब्रेक इवन एनालिसिस या ब्रेक इवन पॉइंट को चेक करना है तो वहां पर हम रेवेन्यू और कॉस्ट को इक्वल रखेंगे। एनी चेंज फ्रॉम लेवल ऑफ ऑपरेशन विल रिजल्ट इन इधर ए प्रॉफिट और लॉस। लेवल ऑफ ऑपरेशन में कोई भी जो चेंज है उसका रिजल्ट क्या होगा, या प्रॉफिट या लॉस होगा, क्योंकि वो आउटपुट होनी है। तो आउटपुट में या प्रॉफिट होना है या लॉस होना है आपके पास। ब्रेक इवन एनालिसिस जो है वो मोस्टली तौर पर कहाँ पे यूज होता है, व्हेन फर्म इज ऑफरिंग ए न्यू प्रोडक्ट और सर्विस। जब कोई फर्म नई प्रोडक्ट को लॉन्च करती है, इवेल्युएटिंग द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ स्टार्टिंग एंड न्यू बिजनेस, या किसी भी नए बिजनेस के स्टार्ट में इस चीज को देखा जाता है। असम्पशन है आपके पास कि जो टोटल कॉस्ट फंक्शन और टोटल रेवेन्यू फंक्शन है ये लीनियर होते हैं। नेक्स्ट है ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस का मेन गोल क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट को फाइंड आउट करना। और ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो उसमें क्या किस चीज को एक्सप्रेस किया जाता है, ब्रेक इवन पॉइंट वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, उसमें तो वॉल्यूम ऑफ या लेवल ऑफ आउटपुट देखा जाता है, टोटल सेल इन डॉलर्स चेक की जाती है, और परसेंटेज प्रोडक्शन कैपेसिटी चेक की जाती है। तो कितने परसेंटेज हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी है। मिसाल है हमारे पास एक, इस फर्म विल ब्रेक इवन एट 1000 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। अब प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, ये है 1000 यूनिट आउटपुट।
when total sale equal to $2 million, तो ये डॉलर के अंदर सेल हो गई। when firm is operating 60% of its plant capacity, तो यहाँ पर $2 million क्या है, सेल है डॉलर्स के अंदर। 60% क्या है, ये परसेंटेज प्रोडक्शन कैपेसिटी है। और लेवल ऑफ आउटपुट क्या है, 1000 यूनिट आउटपुट। नेक्स्ट है जी मेथड ऑफ परफॉर्मेंस ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस को परफॉर्म कैसे किया जाता है, फार्मूलेट कैसे किया जाता है। फार्मूलेट टोटल कॉस्ट एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। टोटल कॉस्ट जो होती है उसको फंक्शन ऑफ एक्स कंसिडर किया जाता है। लेवल ऑफ आउटपुट, फार्मूलेट टोटल रेवेन्यू एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। टोटल कॉस्ट को भी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स और टोटल रेवेन्यू को भी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। एज ब्रेक इवन कंडीशंस एग्जिस्ट व्हेन टोटल रेवेन्यू इक्वल टोटल कॉस्ट। ब्रेक इवन कंडीशंस उस वक्त एग्जिस्ट करती है जब टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट इक्वल हो। तो वो सेट टोटल कॉस्ट इक्वल टोटल रेवेन्यू एंड सॉल्व फॉर एक्स। उस वक्त हम सिर्फ एक्स के लिए उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। द रिजल्टिंग वैल्यू ऑफ एक्स इज द ब्रेक इवन लेवल ऑफ आउटपुट। जो रिजल्टिंग वैल्यू आएगी वो ब्रेक इवन लेवल होगा आउटपुट, और उसको डिनोट किया जाता है एक्स बी ई, ब्रेक इवन। स्टेप 3 क्या है, प्रॉफिट फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करना, और वो क्या है आर एक्स माइनस सी एक्स। और सेट पी एक्स इक्वल टू 0 एंड सॉल्व टू फाइंड एक्स बी ई, मतलब ब्रेक एनालिसिस या ब्रेक इवन फाइंड कर। अब एग्जांपल हमारे पास गिवन है, इसमें हमने ये चीज यूज करनी है। द ग्रुप ऑफ इंजीनियर is interested in forming a company to produce smoke detector। कुछ इंजीनियर को स्मोक डिटेक्शन के लिए कंपनी जो है वो फॉर्म करना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं। They have developed a design and estimated that variable cost per unit, including materials, labor and marketing cost। वेरिएबल कॉस्ट जो है उन्होंने पर यूनिट कितनी रखी है, इंक्लूडिंग मटेरियल, लेबर एंड मार्केटिंग कॉस्ट। तीनों चीज़ों को मिला करके उन्होंने पर यूनिट कॉस्ट $22.50 रखी है। एंड फिक्स्ड कॉस्ट एसोसिएटेड विद फॉर्मेशन, ऑपरेशन, मैनेजमेंट ऑफ कंपनी एंड परचेज ऑफ मशीनरी कॉस्ट इज $250,000। They estimated that the selling price will be $30 per detector। अब ये है रेवेन्यू और एक्स पर डॉलर या पर यूनिट, $30 आर एक्स इज इक्वल, एंड सी एक्स फाइंड करना है, टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है 22.5x। इसमें आपको और आगे कंडीशन दी हुई है, ये तो थी स्टेटमेंट। अब आपको सवाल आगे दिए हुए हैं कि इसमें आपने ए में क्या फाइंड करना है और बी पार्ट में क्या फाइंड करना है। ए के अंदर आपने डिटरमाइन करना है नंबर ऑफ स्मोक डिटेक्टर which must be sold in order for the firm to break even on the venture। आपने स्मोक डिटेक्टर की तादाद फाइंड करनी है जो जरूरी, जो हर हाल में सेल होंगे ब्रेक इवन फाइंड करने के लिए। और एक्स आपके पास क्या है, नंबर ऑफ स्मोक डिटेक्टर हैं जो प्रोड्यूस होते हैं,
एंड सोल्ड, जो सोल होते हैं। तो टोटल रेवेन्यू कितना है, $30 है। टोटल कॉस्ट कितनी है, 22.5x। और फिक्स्ड कितनी थी, प्लस 2000, 2,50,000। अब हमने क्या करना है, ब्रेक इवन को फाइंड करने के लिए हम RX और CX को इक्वेट कर देंगे आपस में। मतलब RX की जो वैल्यू $30 है, उसको हम यहाँ पे यूज कर देंगे। और यहाँ से हम कितनी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, 33,333.3 यूनिट। बी पार्ट में क्या फाइंड करना है, preliminary marketing data indicate that the firm can expect to sell approximately 30,000 smoke detector over the life of the project. If the detector are sold at $30 per unit, determine expected profit at this level of output. अब यहाँ पर प्रॉफिट फाइंड करना है। अगर 30,000 सेल हो जाते हैं स्मोक डिटेक्टर, तो प्रॉफिट इक्वल होता है टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर क्या बनेगा, 7.5 माइनस 2,50,000। अब हमारे पास स्मोक डिटेक्टर जितने थे उनकी वैल्यू हमारे पास मौजूद है, वो यहाँ पे एक्स की जगह पर लगाएंगे, तो हमें पी की जो वैल्यू मिलेगी वो बनेगी -225,000। तो ये -25 नेगेटिव वैल्यू किसको शो करती है, लॉस को। इसका मतलब क्या होगा कि एक्सपेक्टेड लॉस जो है वो $25,000 है। मार्केट इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, गिवन सप्लाई एंड डिमांड फंक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट, मार्केट इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट उस वक्त एग्जिस्ट करती है इफ देयर इज अ प्राइस एट विच द क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल द क्वांटिटी सप्लाइड। मार्केट इक्विलिब्रियम उस वक्त एग्जिस्ट करती है अगर आपकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो इक्वल हो क्वांटिटी सप्लाइड के, तो वो कंडीशन इक्विलिब्रियम की होल्ड करती है। सपोज कर लें कि डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन हैव बीन एस्टिमेटेड फॉर टू कंपीटिंग प्रोडक्ट्स। डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन जो है वो दो प्रोडक्ट्स के लिए यूज किया गया है। QD1 QD2 ये डिमांड है, ये हमारे एक प्रोडक्ट की और दूसरी की, दोनों प्रोडक्ट की। और QS1 ये सप्लाई है, QS2 जो है वो दूसरे प्रोडक्ट के लिए सप्लाई है। डिटरमाइन करना है द प्राइस फॉर विच मार्केट इक्विलिब्रियम वुड एग्जिस्ट, वो कीमत फाइंड करनी है जिसके लिए मार्केट इक्विलिब्रियम में रहेगी। डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन क्या है, वो लीनियर है दोनों, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर द गिवन प्रोडक्ट डिपेंड करती है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। डिमांड फंक्शन के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था कि जो कोई भी डिमांड है वो प्राइस के ऊपर डिपेंड करती है। अगर प्राइस कम होगी तो डिमांड ज़्यादा होगी, एंड आल्सो ऑन द प्राइस ऑफ competing product, and the quantity supplied of the product depend only on the price of that product. मार्केट इक्विलिब्रियम जो है वो किस वक्त एग्जिस्ट करती है, टू प्रोडक्ट मार्केट प्लेस if prices existed and were offered such that
QD1 इज इक्वल टू QS1। ये हमने इसकी डेफिनेशन में भी स्टडी किया है कि अगर डिमांड और सप्लाई बराबर होंगे तो कंडीशन इक्विलिब्रियम की एग्जिस्ट कर जाएगी। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, QD1 इज इक्वल टू QS1 रखना है और QD2 इज इक्वल टू QS2 सॉल्व कर लेना है। और सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, P1 बराबर होगा 221 के, P2 बराबर होगा 260 के। इन वैल्यूज को अबव इक्वेशन में पुट करके QD1 QS1 बराबर होना है 438 एंड QD2 QS2 बराबर होगा 772। नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 6, मतलब है ये अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है, क्वाड्रेटिक एंड पोलिनोमियल फंक्शन। We focused on linear and non-linear mathematics, and linear mathematics is very useful and convenient. There are many phenomena which don't behave in linear manner and cannot be approximated by using linear functions. बहुत से ऐसे फिनोमेना या प्रॉब्लम्स हैं जो लीनियर फंक्शन से सॉल्व या सॉर्ट आउट लीनियर वे से नहीं होते और उनको अब लीनियर फंक्शन को यूज करके अप्रोक्सीमेट नहीं किया जाता। We need to introduce non-linear function। तो उनको सॉल्व करने के लिए हम नॉन लीनियर फंक्शन का सहारा लेते हैं। वन ऑफ द मोर कॉमन नॉन लीनियर फंक्शन इज क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक एक नॉन लीनियर फंक्शन में कंसीडर होता है। क्वाड्रेटिक, इसकी डेफिनेशन आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन इन्वॉल्व करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाई। इसकी जनरल फॉर्म होती है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्वाड्रेटिक वो होता है जिसमें एक्स वेरिएबल की पावर सबसे बड़े वाली 2 होती है और इसमें कंडीशन होती है कि एक्स सबसे बड़े वाली पावर के साथ वाला जो कोशेंट है वो 0 नहीं होना चाहिए, ये नॉन जीरो होगा। ग्राफिकली क्वाड्रेटिक को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पैराबोला की शक्ल में। कोई भी इक्वेशन जिसके अंदर एक्स की पावर वेरिएबल की पावर सबसे बड़ी 2 होगी, उसका जो ग्राफ है वो क्वाड्रेटिक की तरफ होगा, पैराबोला की फॉर्म में होगा। ये इसे कहते हैं पैराबोला। ये कभी एक्स एक्सेस के ऊपर होगा, कभी वाई एक्सेस के ऊपर होगा, ये फंक्शन के हवाले से चेंज होता रहेगा। पैराबोला विच ओपन्स अपवर्ड इज सेड टू बी कंकेव अपवर्ड। वो शक्ल जो ऊपर की तरफ आप ओपन हो रही हो उसे कंकेव अपवर्ड आप कहते हैं, एंड जो नीचे की तरह होगी उसको कंकेव डाउन कहते हैं। द पॉइंट एट विच the parabola either concave up or down is called vertex of the parabola। तो वर्टेक्स जो होता है उसके कोऑर्डिनेट कौन से हैं, एक जनरल इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो तो माइनस बी ओवर 2 है और 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4 है। यहाँ पर ये ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव आपको क्या चीज कंकेव अप और कंकेव डाउन के बारे में बता रहा है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्केचिंग ऑफ पैराबोला को। तो आज का जो लेक्चर है वो यहाँ पे एंड होता है। अल्लाह हाफिज। सर जी, जी सर आप ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं ये गूगल क्लासरूम में भी सेंड कर दिया करें। चलें सेंड कर दूंगा या आपको व्हाट्सएप में सेंड कर दूंगा। सर काफी बार ना वॉइस प्रॉब्लम होती है, समझ नहीं आती, फिर हम वो लेक्चर ले लेंगे वहां से। चलें ठीक।